सब जानते हैं कि संविधान की हालत क्या है। हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग कम्युनिस्ट हैं, हम ये नहीं मानते कि ये जो हमारा संविधान है ये समाजवाद लाने वाला संविधान है। हम ये भी नहीं मानते कि हमारी जो तमाम तकलीफ है वो इस संविधान से दूर हो जाएगी। इसमें लिखा ज़रूर है कि हर तरह की समानता स्थापित होगी, आर्थिक समानता, लैंगिक समानता, सामाजिक समानता, ये सारी बातें संविधान के अंदर है। लेकिन हम ये जानते हैं कि जब तक इस देश में पूंजीपतियों का राज रहेगा, जब तक इस देश में बड़े बड़े जमींदारों का राज रहेगा, तब तक संविधान के अंदर ये जो अच्छी बातें लिखी गई हैं वो संविधान के अंदर ही रहेंगी, गरीब के घर तक नहीं पहुंचेंगी। ये समझते हुए और जानते हुए हम आज इस बात को निश्चित रूप से हर तरफ कह रहे हैं कि आज हमारा एक बड़ा काम है इस संविधान को बचाना। इसमें चाहे जितनी कमियां हो, लेकिन निश्चित रूप से ये डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान पहली बार इस देश के अंदर समानता की बात को करता है, महिलाओं को समानता देने की बात करता है। तमाम जो जातियां हैं जिनके साथ बहुत ज़बरदस्त उत्पीड़न हुआ है और आज भी हो रहा है, उनको समानता देने की बात ये संविधान करता है। मजदूरों और किसानों को आर्थिक समानता देने की बात ये संविधान करता है। और इस देश के अंदर रहने वाले तमाम धर्मों के लोगों को, मानने वालों को समानता, बराबरी और बराबर का अधिकार देने की बात ये संविधान करता है। आज भाइयों और बहनों, निश्चित रूप से ये जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये ऐसी सरकार है जो इस संविधान को समाप्त करना चाहती है और हमारे देश को बहुत पीछे लेकर के जाना चाहती है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यही वो लोग हैं, ये आरएसएस के लोग, जिन्होंने सन 49 में कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को हम नहीं मानते, हम तो इस देश के अंदर मनुस्मृति लागू करेंगे और मनुस्मृति के आधार पर कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे। आप ये मत समझिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कौन करने देगा। मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर जो कुछ इस सरकार ने दिल्ली में बैठ करके किया है वो हमारे संविधान को कमजोर करने के लिए किया है, जनता को पीछे धकेलने के लिए किया है। आज आप जानते हैं कि एक तरफ हमारे संविधान की जो आत्मा है धर्मनिरपेक्षता, उस पर जबरदस्त हमला है। लेकिन सिर्फ धर्मनिरपेक्षता पे ही हमला नहीं है, महिलाओं के अधिकारों पर, पुरुषों के अधिकारों पर, मजदूरों के अधिकारों पर, किसानों के अधिकारों पर, जो गरीब जनता, मेहनतकश जनता है, उनके तमाम। और बहुत दुख की बात यह है कि कांग्रेस की सरकार, जिसको बहुत उम्मीद के साथ, बहुत उत्साह के साथ हिमाचल की जनता ने चुन करके शिमला के अंदर बिठाने का काम किया, वो भी ऐसा लगता है कि भाजपा वालों से बहुत डरती है, बहुत कांपती है, कुछ बोल नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती है। आर्थिक नीतियों को ज्यों का त्यों ही लागू करने का काम कर रही है। मजदूर विरोधी नीतियों को, किसान विरोधी नीतियों को, छात्र विरोधी नीतियों को, जो उनकी शिक्षा नीति है जिसके चलते तमाम सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, एक समय था जब हिमाचल प्रदेश के लोग कहते थे सबसे ज्यादा लड़कियां हमारे हिमाचल में स्कूल और कॉलेज पढ़ने जाती हैं। पहाड़ों में रह करके, दूर दूर के गांव में रह करके भी हर बच्ची को ये मौका मिलता था कि जो सरकारी स्कूल नजदीक है उसमें जा करके वो पढ़ती थी, उसके बाद कॉलेज में भी पढ़ती थी, अच्छी शिक्षा हासिल करती थी। और बड़ी संख्या में हिमाचल की लड़कियों ने पढ़ लिख करके नौकरी करने का काम किया, अपने पैरों पर खड़ा होने का काम किया। लेकिन आज क्या हो रहा है इसी हिमाचल में, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, लेकिन सुक्खू जी को क्या हो गया, वो क्यों इतना डरते हैं केंद्र सरकार से? वो भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं, स्कूलों को बंद कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे बहुत कम हैं। अरे पहले भी बच्चे कम थे, बच्चे बहुत कम हैं, टीचर नहीं है। अरे टीचर भर्ती क्यों नहीं करते हो?
इतने लोग बेरोजगार हैं, उनको भर्ती करो, हर स्कूल में टीचर रखो, हर बच्चे को हिमाचल के अंदर शिक्षा का अधिकार दो। लेकिन वो अधिकार छीना जा रहा है और सबसे ज्यादा इसका असर हमारी बच्चियों पर पड़ेगा। जब नजदीक का स्कूल बंद हो जाएगा, जब बगल का स्कूल बंद हो जाएगा, तो इन पहाड़ों की लड़कियां दूर दूर कैसे स्कूल जाएंगी, कैसे स्कूल पहुंचेंगी। और इसके साथ साथ अब हिमाचल में तो डर भी पैदा हो गया है। मुझे याद है एक जमाना था, हम लोग जो महिला समिति में काम करते हैं, हम लोग आंकड़े निकालते थे, सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कहाँ होता है, और सबसे कम हिमाचल में होता था। लेकिन हमने देखा एक गुड़िया कांड हुआ तो पूरा हिमाचल हिल उठा, पूरे हिमाचल में धरना प्रदर्शन बंद हुआ, बहुत बड़ी लड़ाई हुई। लेकिन आज हमको दुख के साथ कहना पड़ता है कि हर महीने गुड़िया कांड हो रहा है, तमाम जिलों में गुड़िया कांड हो रहा है। तो जब हमारी लड़कियां सुरक्षित नहीं है, जब हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ये दूर दूर के स्कूलों में कैसे जाएंगी, पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगी। एक तरफ तो तुम सरकारी स्कूल बंद कर रहे हो और साथ साथ शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, उनकी तो भरमार है, उनकी तो फीस आम लोग दे नहीं सकते। लेकिन अब सरकार अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने विश्वविद्यालय में, अपने शिक्षा के संस्थानों में भी फीस को बढ़ा करके तमाम तरीके से बोझ को जनता के ऊपर डाल करके पढ़ाई लिखाई का अधिकार भी आम लोगों से, गरीब लोगों से छीनने का काम कर रही है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतियों को बनाया, स्कूलों को बंद किया। हमारे उत्तर प्रदेश में तो 26,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। लेकिन सुक्खू साहब को क्यों नहीं दिखाई देता, उनका दिमाग क्यों नहीं ठीक होता है, वो स्कूलों को क्यों नहीं खोलते हैं, वो हमारी बच्चियों के लिए पढ़ाई का अधिकार घर तक पहुंचाने का काम क्यों नहीं करते हैं। आज निश्चित रूप से आप हमसे सवाल पूछेंगे। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने में विश्वास नहीं करती, वो तो भीख देने में विश्वास रखती है। हमको जो पहले राशन की व्यवस्था में राशन मिलता था, सस्ता राशन मिलता था, आज सस्ता राशन तो बिल्कुल गायब हो गया है राशन की दुकानों से। और कहते हैं कि हम तुमको मुफ्त में राशन दे रहे हैं, हम तुमको फोकट में राशन दे रहे हैं। अभी मैं सोलन के एक गांव में थी, मैंने कई लोगों से वहां पूछा, क्या मोदी जी का मुफ्त का राशन मिल रहा है? कल नहीं भाई, हमको तो नहीं मिल रहा है, पता नहीं किसको मिल रहा है, हमारे यहाँ तो नहीं मिल रहा है। हाँ, सुना है कि कहीं कहीं कुछ कुछ लोगों को मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? जहाँ 5 किलो मिलना चाहिए वहाँ सिर्फ 4 किलो मिल रहा है। और वो 4 किलो भी ऐसा, महिलाओं से कभी पूछें लोग, जब वो सूप में लेकर के बैठती है उसको साफ करने के लिए, तो क्या होता है, कंकड़ ज़्यादा निकलता है और अनाज कम निकलता है। और सस्ता अनाज जो मिलता था वो हमारा छीन दिया गया। अगर राशन का कार्ड भी है तो हमारी महिलाएं जाती हैं लेने, तो कहते हैं अंगूठा लगाओ। जब अंगूठा लगाती हैं तो कहते हैं और कस के लगाओ। कहती है कि नहीं कहते राशन की दुकान वाले, बताइए आप लोग? कहते हैं ना, और कस के लगाओ। और फिर कहते हैं अरे भाई मशीन खराब हो गई है। अगर मशीन खराब नहीं है तो कहते तुम्हारा अंगूठा खराब हो गया है, तुम्हारा अंगूठा बदल गया है, उसका निशान बदल गया है। और इस तरह से ये सरकार जो हमारा सस्ता राशन का अधिकार है वो हमसे छीन रही है और भीख के नाम पर कह रही है हम तो फोकट में दे रहे हैं और वो भी हमको नहीं मिल रहा है। हमारे सुक्खू जी ने कहा कि हम इंदिरा गांधी के नाम पर हर महिला को 1500 रुपए महीने में उसके खाते में ला करके देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? चलिए छोटा झूठ बोलते हैं, मोदी जी ने तो कहा था 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में हम ला रहे हैं। तो वो बड़े चोर हैं, बड़े झूठे हैं। लेकिन सुक्खू साहब भी छोटे झूठ बोलने वाले हैं। 1500 रुपए दिखा करके अब कह रहे हैं पैसे ही नहीं है, कहाँ से लाएं, अब हम ही नहीं दे पाएंगे। कुछ हमने सुना है कहीं इक्का दुक्का कहीं को मिल जाता है, लेकिन आम महिलाओं को हिमाचल के अंदर वो नहीं मिल रहा है। और परेशानियों की तो भरमार है।
अभी कॉमरेड सिंघा कह रहे थे कि यहाँ जो सब्जी उगाते हैं, जो सेब उगाते हैं, उनकी क्या हालत है। यहाँ की सरकार ने पहले ये जो बहुत बड़ा एक पूंजीपति है अडानी, उसको ठेका दे दिया कि सबका सेब वही खरीदेगा। यहाँ के लोग भी खुश हुए कि अच्छे पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अडानी जी के लोग जब सेब खरीदने के लिए निकले तो कहने लगे ये तो सेब गोल नहीं है, अरे ये तो सेब लाल नहीं है, अरे इस पर तो कुछ दाग लगे हुए हैं, तो अब हम तुमको रेट नहीं दे सकते हैं। किसान क्या करेगा? किसान कहाँ से गोल गोल लाल सेब लेकर के आएगा? लेकिन उसकी चिंता अडानी जी को नहीं है। और यही वो अडानी है जिनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। तुम्हारे खाते में तो 15 लाख रुपए आए नहीं, लेकिन अडानी जी के खाते में मोदी जी रोज करोड़ों करोड़ों रुपए डालते ही रहते हैं। कहते भैया तुमको क्या चाहिए? सड़क चाहिए, सड़क ले लो। तुमको हवाई अड्डा चाहिए, हवाई अड्डा ले लो। तुमको हिमाचल का सेब चाहिए, हिमाचल का सेब ले लो। तुमको किसान की जमीन चाहिए, किसान की जमीन ले लो। तुमको पावर का प्लांट, बिजली का प्लांट चाहिए, वो भी तुम ले लो। तुमको बंदरगाह चाहिए, बंदरगाह भी तुम ले लो। ये अडानी जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो स्कूटी पर चलता था, और आज दुनिया का तीसरा या चौथा नंबर का ये धन्ना सेठ बन गया है। कहाँ से आया पैसा? सब लूट का पैसा है, सब मिली भगत का पैसा है। टैक्स ये देता नहीं है, उल्टे सीधे काम करता है। और अभी उसके खिलाफ अमेरिका के अंदर मुकदमा दर्ज है। क्या मुकदमा दर्ज है? आप लोग सुनिए और समझिए। आज हमारे देश में बहुत महंगी बिजली मिलती है, बिजली का संकट है। एक एक घर के अंदर बिजली तो बंद हो जाती है, लेकिन इतना बड़ा बड़ा बिल आता है। बिल क्यों आता है? क्योंकि अडानी जी कोयला विदेश से लाते हैं। हमारे यहाँ कोयला बहुत होता है, लेकिन उनको कोयला बाहर से लाने का सरकार की तरफ से ठेका मिला है। वो दूने दाम पर वही कोयला ला करके हमारे बिजली बोर्ड को बेचते हैं, और बिजली बोर्ड के ऊपर दबाव होता है कि जो दाम मांगे अडानी जी आपको देना होगा, तो बिजली तो महंगी होगी। अब वो कह रहे हैं कि सूरज की किरणों से जो धूप बनती है वो भी मैं ही बनाऊंगा, और उसको भी वो महंगा बेचना चाहते हैं। उन्होंने एक अमेरिका की कंपनी के साथ समझौता किया कि तुम हमारे साथ ये सूरज की किरणों की बिजली हिंदुस्तान में बनाओ। और फिर उन्होंने कहा भाई देखो, हम लोग सूरज की किरणों से बिजली तो बनाएंगे, लेकिन अगर उसका बढ़िया दाम हमको लेना है तो हमको सरकारी लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी। तो आधी रिश्वत हम देंगे, आधी रिश्वत तुम दोगे। और रिश्वत उन्होंने कई सरकारों की दी कि सूरज की किरणों से सोलर पावर भी महंगा खरीदा जाए और जनता की जेब को काटा जाए। अमेरिका के लोगों ने ये चोरी पकड़ी। हमारे यहाँ तो चोर तो पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जब चोर चोर मौसेरे भाई, जब मोदी जी वहाँ, अडानी जी यहाँ, चोर चोर मौसेरे भाई, या जो हमारे यहाँ कहते हैं जब सैया भय कोतवाल, तो फिर डर किस बात का? जब आपका रिश्तेदार थाने में बैठा है तो चोरी करने में आपको डर क्यों होगा? तो अडानी जी की तो मौज थी, लेकिन अब अमेरिका में पकड़े गए हैं। अमेरिका में उनके खिलाफ केस है। लोग सरकार से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे देश के सबसे बड़े पूंजीपति के खिलाफ अपराध का मुकदमा अमेरिका में लिखा गया है, तुम क्या कहते हो इसके बारे में? तो हमारी सरकार कहते हैं हम कुछ नहीं कह सकते। कौन अडानी? अरे कैसा अडानी? कहाँ का अडानी? हम नहीं जानते किसी अडानी को, जिसको जो करना करे। 2 दिन से हमारी संसद चल नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार उस बड़े चोर को बचाने में जुटी हुई है और सोच रही है कि कैसे उनको अमेरिका के चंगुल से निकाले। ये हाल है हमारे देश का। जब हम ये बातें कहते हैं तो लोग कहते हैं हमसे क्या मतलब? अरे महंगी बिजली से मतलब है आपको, और भी ज्यादा महंगी होगी। वो मीटर अब नए तरीके का लग रहा है। पैसा डालोगे तो मीटर चलेगा, पैसा नहीं डालोगे तो बिजली कट जाएगी। जाड़े में बिना बिजली के कैसे हिमाचल के लोग रहेंगे, कैसे जिएंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत बड़े सवाल हैं। इसलिए समझना होगा कि इन बड़े पूंजीपतियों और सरकार के आपस के संबंध कैसे हैं और किस तरह से सरकार इनको लूटने की इजाज़त दे रही है। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, अभी परसों
संसद के अंदर एक सांसद ने पूछा सरकार से कि आपने पिछले 3 सालों में बड़े पूंजीपतियों का कितना जो लोन था बैंक का उसको माफ कर दिया है। तो जवाब आपको मालूम है, 32 लाख करोड़ रुपया। आप लिखिए कितना जीरो है। 32 लाख करोड़ रुपया पिछले 3 सालों में जो बड़े पूंजीपति हमारे देश के अंबानी, अदानी, इस तरह के लोग, उनका सरकार ने माफ कर दिया है कि तुमको अब देना ही नहीं है, भूल जाओ, 1 पैसा नहीं देना है। और हमारे पूरे देश के किसानों पर कितना कर्जा है? पूरे देश भर के किसानों पर 18 लाख रुपए का कर्जा है। वो डूब रहा है कर्जे के बोझ से, आत्महत्या कर रहा है, अपनी खेती बेच रहा है, अपने घर के बर्तन बेच रहा है, 1 साल के लिए दिल्ली को घेर के बैठ चुका है। कुल 18 लाख करोड़ जो उसके ऊपर कर्जा है उसको माफ करने के लिए यह सरकार तैयार नहीं, और बड़े पूंजीपतियों को 3 साल के अंदर 32 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ये माफ करने के लिए तैयार है। ये आपको समझना होगा। इसलिए ये सरकार चल रही है, इसलिए ये आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी इस बेईमानी, अपनी इस चोरी, अपने इस किसान विरोधी नीति, जिसकी वजह से किसान आज इस देश में तबाह हो रहा है, इस सब को छुपाने के लिए महिलाओं के साथ जो हिंसा हो रही है और जो हिंसा करने वाले लोग हैं जिनको बचाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं कहना चाहती हूँ आपसे, मत भूलिए कि हमारी महिला पहलवानों के साथ अत्याचार करने वाला कौन था? बीजेपी का सांसद, जिसका आज लड़का सांसद बना दिया गया है। जब लड़के से पूछा गया तुम सांसद बनकर के क्या करोगे, उसने कहा मैं अपने बाप के पद चिन्हों पर ही चलूंगा। ये उसका जवाब था। आज वो भाजपा का सांसद है। आपने सुना होगा एक बाबा राम रहीम है बगल के हरियाणा में। आपने सुना होगा कि कर्नाटका के अंदर एक एमपी था, फिर वो चुनाव हार गया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन एमपी रहते हुए उसके फोन में 1000 से ज्यादा वीडियो मिले जिसमें वो महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है। बलात्कार करने के बाद वो वीडियो लेता था, अपने मोबाइल में रखता था और उससे कहता था किसी से शिकायत करोगी तो ये वीडियो मैं बाहर निकाल दूंगा। इस तरह के लोग भाजपा की शरण में हैं। इस तरह के लोगों को भाजपा पूरी तरह से सुरक्षित रखती है, और इस सब पर पर्दा डालने के लिए महिलाओं के साथ अत्याचार, किसानों और मजदूरों के साथ अत्याचार, संविधान पर हमला, तमाम लोगों की गरीबी को और ज़्यादा बढ़ाने का काम, हर चीज़ निजीकरण करके लोगों को आगे नौकरी मिलने की संभावना को ही समाप्त करना, इस सब पर पर्दा डालने के लिए उनके पास एक ही तरीका है, एक ही काम है, धर्म के नाम पर लड़ाओ, धर्म के नाम पर नफरत पैदा करो, धर्म के नाम पर लड़ा करके वोट को बटोरो, वोट बटोरने के बाद कुर्सी पकड़ो और जनता का उत्पीड़न और तगड़ी तरीके से करो। ये है भाजपा की नीति। और हमें अफसोस है कि हमारे जो सुक्कू जी हैं, लगते तो हमने सोचा ये तो पहलवान टाइप का आदमी है, ये तो लड़ेगा जनता के लिए, लेकिन भैया ये पहलवान भी नकली पहलवान निकला। इसके अंदर भाजपा से लड़ने के लिए दम नहीं है, इसके पास मजदूरों और किसानों के अधिकार मांगने के लिए दम नहीं है, और जितना ये दबेगा उतना ही ये भाजपा और ज्यादा दबाएगी। आज आप देखिए यहाँ कितनी जबरदस्त आपदा आई।